हेलो एवरीवन। बच्चा मैं प्रकाश खंडेलवाल, जीएस फैकल्टी, दून डिफेंस एकेडमी देहरादून। बच्चा आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स सेट 12 लेके आए हैं। आपको लगातार पता है हम आपको हर वीक करंट अफेयर्स के सेट आपको प्रोवाइड होते हैं। इससे पिछले वाला जो आपका सेट था सेट 11, आई होप मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। और अब है सेट 12। हर एक वीक जो आपको सेट दिए जाते हैं उनको आप उसी वीक कंप्लीट कर लिया करो ताकि फिर नेक्स्ट में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आपको पता है आपके दोनों जो एग्जाम्स है, चाहे वो सीडीएस के एग्जाम हो चाहे वो एनडीए के एग्जाम हो, करंट अफेयर्स का अपने आप में एक बहुत बड़ा उसमें पार्टिसिपेशन है उस पेपर के अंदर। ठीक है, तो आप आराम से उन क्वेश्चनों का अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इजी है कि आप सभी सेट्स को बहुत ध्यान से देखिए। सेट 12 की शुरुआत में कर रहा हूं आज। ठीक है, यहां पे आप देख पाएंगे सेट 12 को। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड फर्स्ट एआई सेफ्टी समिट बीइंग ऑर्गेनाइज। एआई के बारे में तो आप सब जानते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, विश्व का पहला एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है। एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, एआई जो है इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आने वाले समय में आपको पता है कि बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है एआई। एआई के कुछ बेनिफिट हैं तो कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। एआई जिस तरह सिस्टम में आ जाएगा उस तरह सिस्टम में अभी बहुत कुछ डेवलप भी करेगा और नुकसान भी पहुंचाएगा। पता ना, एआई के थ्रू आप क्लोनिंग भी कर रहे हैं, सीधा आप किसी को इमेज के थ्रू भी डेवलप कर सकते हैं। ये सब एआई के थ्रू आप कर पाएंगे। आने वाले टाइम में बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, एआई को रोकना आसान भी नहीं होगा। तो उसी संबंध में सुरक्षा शिखर सम्मेलन किया जा रहा है। तो किस देश में किया गया था? आंसर होगा ब्रिटेन। इसका राइट आंसर है ब्रिटेन में किया गया है। इसकी डिटेल मैंने यहां पे रखी हुई है, आप अच्छे से देख पाएंगे डिटेल को। ठीक है, ये इमेज आप देख पाएंगे एआई की। मैंने एक इमेज यहां पे आप लोगों के लिए सेट की है। ठीक है, एआई सेफ्टी समिट होस्टेड बाय द यूके 1 से और 2 नवंबर 2023 को यह मीटिंग हुई है। 1 से और 2 नवंबर। ठीक है, यूके के अंदर। इसको हम देख पाए यहां पे, तो इसका डिटेल आप यहां पे चेक करें। ठीक है, ओके। दुनिया का जो पहला एआई सेफ्टी समिट है यूरोपीय देश ब्रिटेन में शुरू हो गया है। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट एआई सेफ्टी समिट जो स्टार्ट हुआ है वो ब्रिटेन में हुआ है। यूरोपियन कंट्री है, पता आपको, यूरोपीय देश अभी है। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया, अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर इन सब ने पार्टिसिपेशन किया है। इंडिया ने भी, अमेरिका ने भी, फ्रांस ने भी और सिंगापुर। आप दोनों लैंग्वेज में देख पाएंगे, मैंने दोनों लैंग्वेज को यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, इंडिया, अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर इन सब ने पार्टिसिपेशन किया है इस मीटिंग में। हमारी तरफ से केंद्रीय जो मंत्री, यूनियन जो मिनिस्टर नाम है उनका राजीव चंद्रशेखर, इंडिया की साइड से पार्टिसिपेट किया है। राजीव चंद्रशेखर ने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को। ठीक है, 2 दिन की ये मीटिंग है, टुडे समिट है। ये 1 नवंबर को स्टार्ट हुई है, 1 से 2 नवंबर तक मीटिंग चलेगी। ठीक है, और ये अपने आप में पहला ऐसा शिखर सम्मेलन होगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट सच एन एआई सेफ्टी समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज। अपने आप में पहली ये मीटिंग है। मैं आपको पहले कह रहा हूं, अभी देखो एआई का प्रोसेस भी शुरू हुआ है, अभी एआई इतना ज्यादा एक्टिव नहीं हो, लेकिन आने वाले टाइम में एआई हमारे हर सिस्टम में मौजूद होगा। जिस प्रकार से कभी किसी ने गूगल की कल्पना नहीं की थी, बट ऐसे ही लोग एआई को हल्का ले रहे। एआई जिस दिन सिस्टम में पूरी तरह से आ गया वो बहुत कुछ रिप्लेस करेगा और खतरा पैदा करेगा। तो बढ़ते हुए खतरे से बचने के लिए ही ये मीटिंग यहां पे हुई है कि देखो ठीक भी है, आने वाला भविष्य कैसा होगा इसके बारे में अजम्पशंस तो नहीं कर पाएंगे हम, पर जैसा भी रहेगा समय उसके लिए पहले ही चेतावनी है। तो उसके संबंधित खतरों से बचने के लिए हमें ये सब करना पड़ रहा है और ये पहली मीटिंग है अपने आप में ब्रिटेन के अंदर। ठीक है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तेज गेंदबाज who has become the fastest fast bowler to take 100 wickets in ODI cricket। इसका राइट आंसर है शाहीन अफरीदी। पाकिस्तान के बॉलर हैं, पेसर हैं, सबसे तेज वनडे में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बन चुका है शाहीन अफरीदी के नाम। ठीक है, सब जानते होंगे, इमेज देख के आपको समझ में आ गया होगा। वर्ल्ड कप में भी काफी अच्छा उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के लिए।
पाकिस्तान अभी सेमीफाइनल की दौड़ में अभी है, लेकिन होगा या नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते। बट इंडिया बहुत ही अच्छे प्रदर्शन की ओर बढ़ रहा है और लगातार बहुत अच्छा करता जा रहा है इंडिया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि भारत इस बार वर्ल्ड कप जीतेगा, ठीक है। और कोई भी टीम भारत के सामने टिक नहीं पा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत मेहनत की हमारे खिलाड़ियों ने, ठीक है। ओके, इसका डिटेल आप यहां देख पाएंगे बच्चा। शाहीन अफरीदी की बात की जा रही है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं शाहीन अफरीदी, ठीक है। 100 विकेट गेंदबाज बन चुके हैं और यह उपलब्धि उन्होंने सिर्फ मात्र 51 ओडीआई मैच में हासिल की है। यह भी ध्यान रखना, मात्र 51 ओडीआई मैच में उन्होंने 100 विकेट प्राप्त कर लिए हैं। उससे पहले यह रिकॉर्ड मिशेल स्टार्क के नाम था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पेसर है मिशेल स्टार्क, ठीक है भाई। और उन्होंने यह उपलब्धि 52 मैच में हासिल की थी, 52 मैच में। तो ये अब नंबर 1 हो गए हैं शाहीन अफरीदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड, अगरतला अखोरा रेल प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू इंडिया एंड विच कंट्री। अगरतला अखोरा रेल परियोजना भारत और किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश से संबंधित है अगरतला अखोरा रेल प्रोजेक्ट। क्या है आपको पता चलेगा। देखो ये एक मैप है, इस मैप में आपको समझाया गया है। यहां देखो अगरतला पड़ रहा है त्रिपुरा, जानते हैं आप, द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा अगरतला। तो अगरतला अखोरा जो कि बांग्लादेश का पार्ट है, यहां के बीच में ये एक सर्विस शुरू की गई है और कहा जाता है कि इसके थ्रू हम काफी दूरियां कम कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल के लिए भी काफी दूरियां कम होंगी इसके थ्रू, ये ध्यान रख के चलना। इजीली हम पश्चिम बंगाल को भी मूव करेंगे इस चीज में। तो ये काफी कनेक्टिविटी पॉइंट को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है अगरतला अखोरा से। क्वेश्चन ये बनेगा भारत का कौन सा स्टेट होगा और बांग्लादेश के किस क्षेत्र में ये रेल मार्ग शुरू हो रहा है? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के अखोरा में, ठीक है। और वेस्ट बंगाल तक की दूरियां इससे कम हो जाएंगी, ये ध्यान रख के चलें। तो इसका डिटेल देखिए, अगरतला अखोरा का डिटेल आप चेक करें। अगरतला अखोरा जो रेल प्रोजेक्ट है वो इंडिया और बांग्लादेश का साफ साफ लिखा हुआ है, बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। इन दोनों ने इस परियोजना का उद्घाटन किया जॉइंट रूप में, ठीक है। और यह परियोजना दोनों देशों के बीच में एक ट्रेड को प्रमोट करेंगे, प्रमोट ट्रेड, ठीक है, दोनों कंट्रीज के बीच में। और इसके शुरू होने से अगरतला जो कोलकाता मार्ग है वो पहले 31 घंटे का रूट था। ट्रेवल टाइम ऑन अगरतला कोलकाता रूट पर 31 घंटे लग रहे थे, अब 10 आवर्स में ही हम वहां पे पहुंच जाएंगे। अब आप लगा लीजिए कितनी बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, क्योंकि जो बिजनेस करता है ना उसके लिए टाइम बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो टाइम को बचा लेगा तो वो बहुत बड़ी जंग जीतेगा। बिजनेस में यही चीज देखी जाती है कि आप कितना टाइम लगा, कितना बिजनेस कर पा रहे हो। तो ये बहुत बड़ी संभावना होगी इस चीज से, ठीक है। 10 घंटे के अंदर हम इस रूट को कवर कर पाएंगे। तो ये आपका अगरतला अखोरा रेल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस बैलन डी'ओर अवार्ड फॉर द ईयर 2023। 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? फुटबॉल में यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार, और इसमें है लियोन मेसी। इनको सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से 2023। कौन नहीं जानता इनके बारे में, सबको पता है कि दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर हैं लियोन मेसी, ठीक है। वर्ल्ड कप में उम्दा प्रदर्शन था इनके द्वारा और अपने देश को वर्ल्ड कप जिताने में बड़ी भूमिका थी इनकी, ठीक है। एंड 2023 का यह अवार्ड उनको दिया गया है। मेसी ने रिकॉर्ड 8वीं बार इस पुरस्कार को जीता है, 8 टाइम। ध्यान देना, मेसी हैज वॉन द बैलन डी'ओर अवार्ड फॉर ए रिकॉर्ड 8 टाइम। क्वेश्चन बन सकता है कितनी बार यह अवार्ड मेसी ने जीता है? तो 8 बार इस अवार्ड को मेसी जीत चुके हैं, ठीक है। और ये फ्रांस के पेरिस में पुरस्कार आयोजित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए, वैसे पूछेगा नहीं कि कहां पे हेल्ड हुआ है, तो ये पूछता नहीं है, वैसे मेनली नाम ही पूछेगा, ठीक है।
बैलन ड'ॉर फ्रांसीसी पत्रिका परास फुटबॉल द्वारा प्रस्तुत एक वार्षिक पुरस्कार है जो एक मैगजीन्स के थ्रू बना हुआ है। बैलन ड'ॉर इज एन एनुअल अवार्ड प्रेजेंटेड बाय द फ्रेंच मैगजीन्स फ्रांस फुटबॉल, इसके द्वारा ये लागू किया गया है। बट इस तरह के सवाल नहीं बनेंगे, सिर्फ सवाल बनेगा इस बार का बैलन ड'ॉर पुरस्कार किसको दिया गया है, सिंपल नाम मैसी करके आना। ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ खास है नहीं इसके अंदर। ठीक है, नॉर्मल सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेशनल यूनिटी डे की बात करें। नेशनल यूनिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 31 अक्टूबर। ठीक है, 31 अक्टूबर को मनाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे। अब देख पाएंगे। ठीक है, और किसके लिए होता है, किसकी स्मृति में होता है, पता ही आप लोगों को, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था, 15 दिसंबर को उनकी डेथ हुई थी भाई, 1875 में इनका जन्म। तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आता राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे, ध्यान रख के चलें। और इनके बारे में कुछ डिटेल मैंने यहां पे रखी हुई है, आप देख पाएंगे। हर साल 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ध्यान देना, पीएम मोदी, ये बर्थ एनिवर्सरी पे मनता है हर साल, ध्यान देना। पीएम मोदी पार्टिसिपेट इन द नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेशन इन केवड़िया, गुजरात में प्रोग्राम हुआ था जहां मोदी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 2014 में सरदार पटेल के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किया गया था, आपको याद होगा, इन द ईयर 2014। पूछ सकता है कब से मनाया जा रहा है, तो 2014 से मनाया जा रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड डिक्लेयर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एज नेशनल यूनिटी डे। ठीक है, और ये कौन थे आपको याद होगा, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, ये बात आपको सबको पता होगी। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं। सवाल क्या बन सकते हैं, 2014 से स्टार्ट किया गया है, कहां सेलिब्रेशन हुआ है, गुजरात में केवड़िया में, और कब मनाया जाता है 31 अक्टूबर, किसकी बर्थ एनिवर्सरी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरह के सवाल, एक ही सवाल से कई सवाल यहां पे क्रिएट किए जा सकते हैं, ध्यान रख के चलना। ठीक है, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, who has been appointed by State Bank of India as its new brand ambassador। भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो भारतीय स्टेट बैंक का कौन बना है ब्रांड एम्बेसडर? तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी साहब को। ठीक है, धोनी जी को बनाया गया है, जो भारत के महान खिलाड़ी, महान क्रिकेटर। ठीक है भाई, आपको पता होगा इनके बारे में। तो धोनी को मिला है, इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, इमेज देख के आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, एम एस धोनी इज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसबीआई। आपने टीवीज पर ऐड देखे होंगे, मोबाइल पर भी आपने ऐड देखे होंगे इनके। ठीक है, एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वो प्रचार करेंगे। धोनी विल प्ले की रोल इन वेरियस प्रमोशंस कैंपेनिंग ऑफ बैंक, जो भी बैंक के प्रमोशंस होंगे उनके बारे में वो प्रचार करेंगे। और आपको पता होगा पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक और उसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, वेयर वाज द 4th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन एसोसिएशन फॉर इकोनॉमिक्स एंड अलाइड साइंसेज हेल्ड? इंडियन एसोसिएशन फॉर इकोनॉमिक्स एंड अलाइड साइंसेज का चौथा वार्षिक सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो पूछ रहा है इंडियन एसोसिएशन फॉर इकोनॉमिक्स एंड अलाइड साइंसेज का 4th जो एसोसिएशन है वो कहां पे हुआ है, मतलब एनुअल कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई है? तो आंसर होगा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ये मीटिंग आयोजित की गई है। ठीक है, यहां पे आप देख पाएंगे इमेज के अंदर, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड अलाइड साइंसेज फॉर एनुअल कॉन्फ्रेंस, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड अलाइड साइंसेज एसोसिएशन बोलता है, IEASA को। ये 27 से 29 अक्टूबर में हुई है और ये की गई है श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और ग्लोबल इकोनॉमिस्ट फोरम इंडिया के थ्रू और गुजरात इकोनॉमिक एसोसिएशन का इसमें पार्टिसिपेशन रहा है।
डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स कर रहा है इसको, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रख के चलना है। यह देखिए, जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, आपको पता जम्मू एक यूटी है तो वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट है, मनोज सिन्हा इनोग्रेट कर रहे हैं इस 4th एनुअल कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है भाई। एंड इकोनॉमिक्स एंड अलाइड साइंसेस एसोसिएशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर, उसका इसमें रोल, उसमें पार्टिसिपेशन उस यूनिवर्सिटी का, ठीक है। इस कार्यक्रम में इंडियन इकोनॉमिक्स एंड अलाइड साइंसेस एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर सुधाकर पांडा और IEASA के सचिव डॉक्टर आलोक कुमार ने भी पार्टिसिपेशन यहां पर किया है, ठीक है। बस क्वेश्चन में ये बनेगा कि ये जो सेशन है वो कहां पर आयोजित किया गया है, सवाल ये बन सकता है, ठीक है। चलिए देख पाएंगे इस सवाल को आप, इसके इमेजेस देख के भी आप अंदाजा लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच सिटी विल होस्ट ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023? ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट की बात हो रही है तो आंसर होगा दुबई। कौन करेगा? दुबई इसकी मेजबानी करेगा, ध्यान रख के चलना, ठीक है। अब इमेज में आपको दिख जाएगा, ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट की मेजबानी दुबई कर रहा है, ठीक है। एंड इसकी डिटेल आप देख पाए यहां पर। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट जो है वो 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में होगा, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया जाएगा। ये एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो है, ठीक है। क्या है ये ट्रेड शो है, ध्यान रख के चलना, ठीक है। और ये हो रहा है 30 अक्टूबर से और 1 नवंबर के बीच में। 1750 इसमें एग्जिबिटर्स आएंगे और 57 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेशन कर रही हैं। मतलब इतने एग्जीबिशंस यहां पर हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। कर पाओगे आराम से, बस खाली प्लेस आपको ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन द 4th एशियन पैरा गेम्स? चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर होगा 111 पदक जीते हैं, आपको पता होगा 4th एशियाई पैरा ओलंपिक्स के अंदर इंडिया के द्वारा। अब देख पाएंगे मैंने यहां पे लिख भी रखा 111 मेडल्स फॉर इंडिया को मिले हैं 4th एशियन पैरा गेम्स में से। इस बार रिकॉर्ड बनाया है इंडिया ने एशियन गेम्स के अंदर भी और पैरा गेम्स में भी। एशियन गेम्स में 107 मेडल्स थे इनके पास और पैरा में 4 और ऐड करेंगे, 111 ट्रिपल 1 करना, ठीक है। संख्या को मैंने यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि 111 जो मेडल्स मिले हैं उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये जो आयोजन है वो किया गया है, ठीक है, चीन के हांगजू सिटी में हुआ है, गेम्स हेल्ड इन हांगजू चाइना में, ठीक है। और इसमें इंडिया ने 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज जीते हैं, ठीक है भाई। 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज जीत के टोटल 111 मेडल जीते हैं। अब तक का भारत का सबसे अच्छा ये प्रदर्शन रहा है, बेस्ट परफॉर्मेंस है इंडिया की अब तक के एशियन गेम्स में पैरा में, ठीक है भाई, ध्यान रख के चलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट प्रोफेसर सलीमुल हक हैज पास अवे, ही वाज ए रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? किस देश के हैं वो? सलीमुल हक पर्यावरण विशेषज्ञ, आंसर होगा बांग्लादेश। वो बांग्लादेश के हैं, ये आपको ध्यान रख के चलना है। ये हैं सलीमुल हक, ठीक है। इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये ही वाज डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट। ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज और डेवलपमेंट के डायरेक्टर भी, निदेशक भी हैं। वह बांग्लादेश का रहने वाला था, ठीक है। सलीमुल हक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी बांग्लादेश में प्रोफेसर थे। वह यूनाइटेड किंगडम के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के पार्टिसिपेंट सहयोगी भी हैं, ठीक है। ही वाज एन एसोसिएट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, IIED। इसके बारे में कुछ बेसिक बातें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द 7th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस बीइंग ऑर्गेनाइज? इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां जो संस्करण है वो कहां आयोजित किया जा रहा है, ठीक है।
इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ध्यान देना, का 7वां संस्करण, यह है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, 7th एडिशन। यहां पे देखो मैं लिख भी रखा है, इनॉग्रेशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, फ्राइडे 27 अक्टूबर 2023। जो भारत मंडपम जो बनाया गया था अभी G20 के लिए, उसमें हो रहा है न्यू दिल्ली में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंड है क्या चीज, ये जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस आप देख पा रहे हैं, इस कार्यक्रम में दूरसंचार उद्योग के प्रमुख लोग अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। मतलब इन दिस इवेंट prominent people from the telecom industry will showcase cutting edge technologies। मतलब साफ है कि जो आज की जो नई टेक्नोलॉजी है जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में है, उसको यहां पे प्रेजेंट किया जाएगा। पीएम मोदी ने यहां पर 100 5G लैब्स इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में भारत भर के शैक्षिक संस्थानों में स्थापित 100 5G यूज केस लैब्स को पुरस्कार यहां पर दिया है, यह ध्यान रख के चलना, ठीक है। तो अवार्ड यहां पे दिया गया 100 5G यूज केस लैब का। ओके, चलिए। पॉलिटिशियन है ली केकियांग हैज पास अवे, ही वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, किस देश के हैं वो, जिनका संबंध है, ये है चाइना के, ये ध्यान रख के चलना, ये चाइना के प्रधानमंत्री, इनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है, नाम है ली केकियांग। ओके, इमेज आपके सामने बनी हुई है, आप इमेज देख लीजिए एक बार, एंड इनके बारे में कुछ बेसिक डिटेल आप देखेंगे। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है चाइना, उसके ये फॉर्मर प्रधानमंत्री ली केकियांग, इनका 68 साल की उम्र में निधन हो गया है, ठीक है। कुछ समय से ये ज्यादा बीमार नहीं, लेकिन अचानक इनको हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है, और उसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई हार्ट अटैक की वजह से, ठीक है। एंड केकियांग 2013 से 2023 तक चीन के प्रधानमंत्री रूप में कार्य करते रहे, और ये चीन की जो मेजर पार्टी है इस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसके ये मेंबर है, ठीक है। इनके बारे में बेसिक जानकारी आपके सामने, बट क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछेगा, अभी हाल ही में हमारे पड़ोसी देश चाइना के प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है, क्वेश्चन बन सकता है इनके संबंध में, ठीक है, क्या नाम है, या इनका नाम देके कंट्री पूछ सकता है। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द, देखो, जमरानी डैम प्रोजेक्ट, इट बिलोंग टू विच स्टेट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड से संबंधित है ये, ठीक है। जमरानी बांध परियोजना, जमरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड का है। क्या इसकी क्वालिटी है, एक बार देख पाए इसको, देखिए जमरानी डैम प्रोजेक्ट की कुछ बेसिक क्वालिटी, इस परियोजना का जो कंस्ट्रक्शन है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन इन हल्द्वानी एंड सराउंडिंग एरिया, जो हल्द्वानी के आसपास के जो एरिया है उनमें पानी की जो किल्लत चल रही है, जो इरिगेशन की प्रॉब्लम्स है, वो इससे दूर हो जाएगी, ठीक है। इस परियोजना का जो निर्माण है जमरानी डैम का, वो नैनीताल में काठ गोदाम से 10 किलोमीटर ऊपर गोला नदी पर किया जा रहा है, ठीक है। जमरानी डैम प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन गोला रिवर, अगर रिवर पूछेगा तो गोला करके आना, 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम फ्रॉम काठ गोदाम इन नैनीताल, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रख के चलना है। तो प्रॉब्लम तो पानी की और इरिगेशन की जो हल्द्वानी के आसपास के क्षेत्रों में बन रही है, वो इससे दूर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि पीएम श्री स्कूल स्कीम है, ये ध्यान रख के चलना। ये क्वेश्चन अभी आपको दिखाएंगे, जब आपके पास पीडीएफ आएंगे तो आप देख पाएंगे। पीएम श्री स्कूल स्कीम, ध्यान देना, ये जो पीएम श्री स्कूल स्कीम है, ये अभी हाल ही में किस स्टेट में प्रारंभ की गई, क्वेश्चन ये था, ठीक है भाई। क्वेश्चन है कि पीएम श्री स्कूल, तो ये की गई है हरियाणा में प्रारंभ की गई है, ठीक है। एंड इन स्कूलों का मकसद यह है कि ये बिल्कुल टेक्नोलॉजी बेस होंगी एंड डिजाइन की गई है, स्मार्ट क्लासरूम और इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजीज इनमें डेवलप की जाएगी, आईसीटी में बिल्ड होगी, ये ध्यान रख के चलना। मतलब नई तरह का एक इनोवेशन प्रोजेक्ट, जो अब हर कुछ नया टेक्नोलॉजी बेस होगा, ये ध्यान रख के चलें। ये इस सवाल में आपको पहचानना था, ठीक है। पीएम हरियाणा, मतलब हरियाणा पीएम श्री योजना, आपको इमेज देख के समझ में आ रही होगी, ये हरियाणा में लॉन्च की गई है, पीएम श्री
योजना, पीएम श्री स्कूल योजना या पीएम श्री स्कूल स्कीम, ये सवाल था। इस सवाल के आपको कीवर्ड्स जो है ऑप्शंस आपको बाद में दिखा दी जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट किंग ऑफ मलेशिया, मलेशिया के अगले राजा के रूप में किसे चुना गया है? आंसर होगा, देखो यह है मलेशिया के आने वाले सुल्तान, जो अब नए सुल्तान बनेंगे, यह है सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर। इन्होंने जो पहले के सुल्तान थे अल सुल्तान अब्दुल्ला, उनका स्थान ग्रहण कर रहे हैं अभी, ये ना, तो ये भी हाल ही में नए सुल्तान बनेंगे मलेशिया के। इनके बारे में कुछ बेसिक बातें देख लीजिए। ये भी मलेशिया के शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। 31 जनवरी को वो अपना पद लेंगे, अभी जो आने वाले हैं। और मलेशिया में क्या है, ये शाह अल सुल्तान अब्दुल्ला का स्थान लेंगे, जो बता चुका हूं मैं आपको। ही विल टेक ओवर फ्रॉम आउट गोइंग किंग अल सुल्तान अब्दुल्ला, ठीक है। मलेशिया की अनोखी परंपरा है कि उसके 9 शाही परिवार है मलेशिया में। उन शाही परिवारों के मुखिया जो हर 5 साल की अवधि के लिए बारी बारी से राजा बनते हैं, नियम है। वहां पे 9 परिवार हैं, तो 9 परिवार का जो मुखिया होगा हर 5-5 साल में वो 9 परिवारों के मुखिया ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। तो अब जो बनेंगे वो ये बनेंगे, इनका नाम है सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर, इनका नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Who has been appointed by the Election Commission of India as its national icon? भारत के चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? इमेज देख के समझ में आ गया होगा आपको किसको किया है। आंसर होगा राजकुमार राव। वैसे इलेक्शन कमीशन करता रहता है, उससे पहले सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था, अब राजकुमार राव है। इलेक्शन कमीशन मेड राजकुमार राव नेशनल आइकन टू इंक्रीज वोटिंग को प्रमोट करने के लिए कि लोग वोट डालें, उसके लिए राजकुमार राव को बनाया गया है, ठीक है। और इसमें है कि लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना, ठीक है, लोग मतदान के लिए जागरूक हों। क्योंकि उनकी जो मूवी थी न्यूटन, आपको याद होगा, अभी उनकी मूवी भी आई थी ना न्यूटन, उसके अंदर भी उन्होंने जो रोल प्ले किया था वो यही था कि कैसे भी प्रमोट किया जाए इलेक्शंस के लिए, ठीक है। इसी साल अगस्त में चुनाव आयोग ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर तेंदुलकर को भी अपना नेशनल आइकन बनाया था, ठीक है। अगस्त में तेंदुलकर भी नेशनल आइकन बने थे और अब इनको स्थान दिया गया, ठीक है। तो उनकी मूवी कौन सी थी? न्यूटन, उसके लिए इनको प्रमोट किया गया क्योंकि उन्होंने वही भूमिका वहां पर निभाई थी, ठीक है। ओके, विच प्लेयर हैज मेड द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट सेंचुरी इन ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री? वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? सबसे तेज शतक बनाया है ग्लेन मैक्सवेल, जानते होंगे आप इनके बारे में, ठीक है। ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया है सबसे तेज ओडीआई शतक। इनके बारे में कुछ बेसिक बातें देखिए। ओके, मात्र 40 गेंद में नीदरलैंड खिलाफ मैच चल रहा था, ये आपको पता होगा। तो नीदरलैंड के खिलाफ मात्र 40 गेंदों के अंदर, 40 बॉल्स के अंदर इन्होंने अपना शतक पूरा किया। मैक्सवेल ने अपनी पारी में 9 चौके लगाए हैं और 8 छक्के लगाए, 9 4 एंड 8 6 लगाए हैं, ठीक है। 40 बॉल्स में ही अपना शतक पूरा किया है। एंड मैक्सवेल ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी एडेन मार्क राम का, ठीक है, जिन्होंने 49 बॉल्स पे अपनी फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई थी, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन अभी आपको पता होगा ये पोलो के इनको बड़ा शौक है खेलने का, तो पोलो की गाड़ी में ये मूव कर रहे थे और गाड़ी से गिर गए, तो उनको कोई चोट वोट लग गई, तो इसकी वजह से उनको ऑस्ट्रेलिया वापस जाना पड़ा है, ठीक है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बट बहुत अच्छा खेल रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच कंट्री इज होस्टिंग द यूएन फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन? कौन सा देश जंगल की आग और प्रमाणन पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की मेजबानी कर रहा है? नाम को देख के, बिल्डिंग देख के समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो बिल्डिंग है वो FRI देहरादून, ठीक है, आपको पता होगा। और भारत इस मीटिंग को लीड कर रहा है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑफ फॉरेस्ट कंट्री लीड इनिशिएटेड बाय इंडिया, ठीक है। FRI में मीटिंग हुई है ये, और इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। 26 से 28 अक्टूबर 2023 को ये मीटिंग थी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इंडिया। उत्तराखंड में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है,
द्वारा 2 दिवसीय कंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम का आयोजन FRI देहरादून में किया जा रहा है। ठीक है, इसमें कितने कंट्री पार्टिसिपेट, 30 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, उसके 55 मेंबर यहां पे आए हैं। ठीक है, एंड 20 ऑर्गेनाइजेशन के 41 मेंबर भी इसमें हैं। ठीक है, इसमें पर्यावरण में जो प्रॉब्लम्स हैं या आगजनी है, जैसे होता है ना पेड़ों में या जंगलों में आग लग जाती है, उसके रिगार्डिंग इसमें कंट्रोलिंग जो भी होगा उसके ऊपर चर्चा है। ठीक है, नेक्स्ट, विच द नेशनल लेवल सरस लाइवलीहुड फेयर 2023 बीइंग ऑर्गेनाइज, राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 कहां आयोजित किया जा रहा है। तो सरस आजीविका मेला कहां आयोजित किया जा रहा है आप देख पाएंगे। ये जो मेला है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का प्रोसेस होगा। सरस आजीविका जो मेला है और ये गुरुग्राम में आयोजित किया जा रहा है। ठीक भाई, गुरुग्राम हरियाणा में। ओके, ये जो है सरस आजीविका जो मेला है बी ऑर्गेनाइज एज लेजर वैली ग्राउंड गुरुग्राम। ठीक है भाई, दिस 17-day फेयर विल कंटिन्यू टिल 11 ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, 17 दिन का ये मेला होगा और 11 तारीख से स्टार्ट होगा ये ध्यान रख के चलना। ठीक है, सरस आजीविका मेला ग्रामीण जो विकास मंत्रालय है, मतलब सरस लाइवलीहुड फेयर इज एन इनिशिएटिव ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का ये प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इसको दीनदयाल अंत्योदय योजना के थ्रू स्टार्ट किया गया है और हमारा जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। Who has been made the new head coach of the Indian women's cricket team, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम जो महिला क्रिकेट टीम है उसके नए कोच किसको बनाया गया है। तो ये बने सर, इनका नाम है अमोल मजूमदार को बनाया गया है। ठीक है, घरेलू क्रिकेट में काफी अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया है अब तक। ठीक है, तो ध्यान रख के चले इनके बारे में। इन्होंने अपने जो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट डोमेस्टिक जो क्रिकेट है उसमें काफी अच्छा इन्होंने पार्टिसिपेशन किया है और काफी अच्छा रोल प्ले किया है इन्होंने। तो BCCI ने इनको भारतीय महिला टीम का नया हेड कोच बनाया है। मजूमदार हैज प्रीवियसली वर्क एज द बैटिंग कोच फॉर राजस्थान रॉयल IPL, पता होगा, इन द इंडियन प्रीमियर लीग IPL में ये राजस्थान रॉयल के भी कोच रह चुके हैं, ये भी ध्यान रख के चलना। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट नैनो DAP प्लांट हैज बीन इनोग्रेटेड इन विच स्टेट, भारत के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो यहां पे है भारत के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन। देखो, ये होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा इसे किया गया, इनोग्रेट IFCOS नैनो DAP प्लांट। ठीक है, नैनो DAP जो प्लांट है उसका उद्घाटन किया गया है गुजरात, इसका आंसर होगा गुजरात। ठीक है, और इसके संबंध में कुछ कीवर्ड्स है नहीं ज्यादा तो लिखने को रिकमेंड थी, ये सीधा क्वेश्चन है, गुजरात में होगा। यह देखिए, विच कंट्री हैज नेम द साइक्लोन स्टॉर्म हामून दैट अरोज इन द बे ऑफ बंगाल। तो हामून का नाम किस कंट्री ने दिया, ये साइक्लोन जो हामून उठा है अभी बे ऑफ बंगाल के अंदर, ध्यान रखना, इसका नाम दिया है ईरान ने। ठीक है, ये हामून नाम ईरान के द्वारा दिया गया। देखो, इंडियन ओशन में जो भी कंट्री हैं जब भी कोई साइक्लोन आता है उनका नाम मिल के देते हैं, तो मेनली ये ईरान का प्रोसेस था इस बार और ये नाम दिया है ईरान के द्वारा। ठीक है, इसका डिटेल आप यहां देख पाएंगे। साइक्लोन है हामून दैट अरोज इन द बे ऑफ बंगाल हिट द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बांग्लादेश ऑन 25 अक्टूबर 2023। 25 अक्टूबर 2023 को बांग्लादेश के साउथ ईस्ट कोस्ट से टकराया था। ठीक भाई, तो 13 कंट्रीज जो 13 मेंबर है यहां पर, ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट फॉर्म इन द इंडियन ओशन आर रैंक बाय द 13 मेंबर कंट्रीज। 13 सदस्य देशों द्वारा इसको क्रम में देते हैं कि पहले कौन देगा फिर कौन देगा, लगातार चलता रहता है। इस बार नंबर ईरान का था तो ईरान ने इसका नाम दिया है हामून। ठीक है, जो एक फारसी वर्ड है हामून। हामून इज ए पर्शियन वर्ड दैट रेफर टू टेम्परेरी डेजर्ट लेक्स एंड मार्शीलैंड। ठीक है, ये अस्थायी रेगिस्तानी झीलों और दलदली भूमि को प्रदर्शित करने वाला टर्म होगा हामून। नेक्स्ट, व्हेन इज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। संयुक्त राष्ट्र विश्व विकास सूचना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ध्यान रख के चलना। इसका राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर। देखिए,
24 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। ठीक है, तो आंसर होगा 24 अक्टूबर, विश्व विकास सूचना दिवस की बात चल रही है। इसके बारे में कुछ बेसिक बातें। हर साल 24 अक्टूबर को यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इस दिन का मेन उद्देश्य क्या है बेटा? इट वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर 1972 से प्रारंभ हो रखा है। द पर्पज ऑफ दिस डे इज टू फोकस अटेंशन ऑन डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स एंड द नीड टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन टू सॉल्व देम। इसका मकसद बेटा, इस दिन का उद्देश्य क्या है? विकास समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना, जो डेवलपमेंट वाली प्रॉब्लम्स है उनके रिगार्डिंग, और उन्हें हल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता है। मतलब साफ है, अगर किसी भी देश को डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो सभी देश मिलकर उसके लिए सहयोग करेंगे, ये इसका मेन मोटिव है। यह दिन 1945, देखो यह दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस के साथ मनाया जाता है, जब आपको पता होगा यूएन जो आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो इसी दिन को उसी डे के रूप में रिप्रेजेंट करते हुए मनाया जा रहा है, पर इसकी शुरुआत हुई है 1972 से। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, ये ध्यान रख के चलना। इमेज आप देख पाएंगे, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। नेक्स्ट, ऑपरेशन शेष जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है का उद्देश्य क्या है? ठीक है भाई, एम टू कर्ब द इलीगल ट्रेड। किस ट्रेड के रिगार्डिंग है? आप ये इमेज देख के समझ जाएंगे किसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ये है टिम्बर, लकड़ी, इसका ज्यादा बड़ी मात्रा में इसकी तस्करी हो रही है। आपने मूवी देखी ना पुष्पा, बस आप समझ जाइए जिस प्रकार से उसमें तस्करी थी इस प्रकार से यहां भी है। ऑपरेशन शेष ये यूज किया गया है, भारत सरकार का प्रोसेस है ना भाई, और इसका मेन जो थीम है वो है कि हम टिम्बर की इलीगल जो ट्रेडिंग हो रही है उस पर कैसे कंट्रोल करें, इसका मेन मकसद ये है। इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट मैंने दिए हैं यहां पर। ठीक है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है फेज 4 ऑफ ऑपरेशन शेष टू कर्ब द इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर इंक्लूडिंग रेड सेंडर्स। मतलब रेड सेंडर्स सहित इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार, मतलब जो लाल चंदन मेनली होगा, लाल चंदन की लकड़ी को यहां पे रोका जा रहा है। ठीक है, नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इस कार्यक्रम में 40 से अधिक कस्टम संगठनों ने भाग लिया है। ये शायद क्वेश्चन नहीं बनेगा। डेलीगेट रिप्रेजेंटिंग टू 40 कस्टम ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट। कस्टम जो डिपार्टमेंट है 40 कस्टम संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया है। ठीक है, नेक्स्ट, 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के प्रारंभिक अग्रिम अनुमान के अनुसार किस प्रमुख फसल के उत्पादन में गिरावट है? खरीफ फसल है, ध्यान रख के चलना। एज पर द इनिशियल एडवांस estimate of major kharif crops for 2023-24 which major crop is estimated to have a decline in production। किसका प्रोडक्शन घटा है? खरीफ क्रॉप से। देखो वीट हो नहीं सकती, वीट कैसी है? रबी है। ठीक भाई, तुर, मूंग और राइस में से एक होगा। तो अगर यहां पे मेन पूछ रहा है वो आपसे प्रमुख फसल आपको बतानी है, तो यहां इमेज देख के आप समझ जाइए मैं किसकी बात कर रहा हूं। इसका राइट आंसर होगा राइस। इसका प्रोडक्शन घटा है भाई। ठीक है, डाटा यहां पे दिया हुआ है मैंने, यहां पे आप देख पाएंगे कितना घटा है। देखो पहले क्या था, इसका जो उत्पादन है वो इतना था 1105। ठीक है, 1105 LMT। ठीक है, ये था, बट इस बार कितना है? 1063। तो लगभग कितना कम दिखा रहा है हमें? 3.7% की राइस में कमी है इस बार ये दिखा रहा है। तो किस फसल का घटा है? राइस का घटा है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, एज पर ए रिसेंट स्टडी विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट कैंसर इंसिडेंस रेट इन द कंट्री। कौन सा ऐसा हमारा स्टेट है जहां पर बड़ी मात्रा में कैंसर की घटना बढ़ी है? आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम में घटना बढ़ी है भाई, ज्यादा बड़ी मात्रा में कैंसर वहां पे ज्यादा मात्रा इंक्रीज हुआ है वहां पे। तो क्या संख्या रही होगी? देखिए 2 साल के अंदर क्या हालात हुए हैं मिजोरम के। मिजोरम टॉप इन कैंसर प्रेवलेंस
केरला शो फास्टेस्ट ग्रोथ इन 2 years। केरला में भी बहुत तेज से ग्रोथ हुआ है 2 साल में, बट नंबर 1 पर मिजोरम चल रहा है। ठीक है, यहां देखिए, देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है ये, देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य, क्योंकि नंबर 1 पे सिक्किम जानते होंगे आप, होने के बावजूद मिजोरम में भारत में कैंसर की घटना दर सबसे ज्यादा है। ठीक है, 18 साल के जो डाटा दिखाए गए हैं उनमें दिखाया जा रहा है कि लगातार मिजोरम में कैंसर घटना बढ़ रही है। पेट का कैंसर पुरुषों के लिए बड़ा खतरनाक बनता जा रहा है और मौत का कारण बन रहा है फेफड़ों कैंसर महिलाओं के लिए। ठीक है भाई, ध्यान रख के चलना। लंग कैंसर वुमेन्स में हो रहा है एंड स्टोमच कैंसर जो हो रहा है वो आपके पुरुषों में हो रहा है, बड़ी मात्रा में संख्या बढ़ रही है। नेक्स्ट, द यूरोपियन यूनियन EU एंड इंडिया कंडक्टेड देयर फर्स्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इन विच प्लेस। जगह पूछी है कि यूरोपीय संघ EU और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया। राइट आंसर होगा गल्फ ऑफ गुयाना। ठीक है भाई, ये अफ्रीका खाड़ी का पार्ट है जहां पर ये किया गया है, गल्फ ऑफ गुयाना। ठीक है, इसका कुछ बेसिक पॉइंट आप देखिए। यह अभ्यास ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ भारत समुद्री सुरक्षा वार्ता की 3री बैठक के बाद हुआ। द एक्सरसाइज फॉलो द 3rd मीटिंग ऑफ द EU एंड इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग इन ब्रुसेल्स मीटिंग हुई थी, उसके बाद ये दोनों देशों की नेवल एक्सरसाइज हुई है। इसमें भारतीय वायु नौसेना का INS सुमेधा ने पार्टिसिपेट किया, ये ध्यान रख के चलना। ठीक है, गिनी की खाड़ी अफ्रीका का पार्ट है एंड यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ यहां भारत के INS सुमेधा ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट, 8 फॉर्मर इंडियन नेवल, ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, पर्सनल हैव बीन सेंटेंस्ड टू डेथ बाय कोर्ट इन विच कंट्री। किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। आंसर होगा कतर। ये सजा सुनाई है कतर। ठीक है भाई, कतर कोर्ट ने दी है और ये किसी कंपनी के थ्रू वहां पे काम कर रहे थे। अब ऐसा मानते हैं कतर के लोग, ये मान रहे थे, कतर का जो सिक्योरिटी पॉइंट है वो ये मान रहे हैं कि ये खुफिया काम कर रहे थे, इस वजह से इनको फांसी की सजा दी गई। इससे भारत और कतर के रिश्ते खराब होने की संभावना भी हो सकती है, बट अभी भारत सरकार का इसमें कोई खास स्टैंड नहीं आ रहा है। दूसरी बात यह भी है कि भारत सरकार इसे UN या बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के सामने पेश करना चाह रही है। जो भी अभी ये स्टैंड पॉइंट चल रहा है, अभी कुछ कह नहीं सकते इसमें क्या होगा। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी, बट अभी ये घोषणा हो चुकी कि ये जो 8 कर्मी हैं इनको मृत्युदंड दिया जा रहा है। ओके, देखिए, ये कंपनी है जिसका नाम है अल दहरा। ठीक है, अल दहरा कंपनी के लिए काम कर रहे थे और 1 साल से अधिक समय पहले उनको हिरासत में ले लिया गया था। उनके ऊपर जो आरोप थे वो जासूसी के आरोप हैं। ठीक है, अब भारत सरकार एक पॉइंट ढूंढ रही है कि कोई कानूनी मामला हो जिसके थ्रू हम इनको बचा सकें। देखते हैं क्या होता है। अभी तो अनाउंसमेंट तो हो चुका है, आने वाले टाइम बताएगा हमारा पॉलिटिकल पॉइंट क्या रहता है इसके पीछे। ठीक है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 3 बेसिन समिट। 3 बेसिन समिट का मेजबान कौन सा देश है? तो 3 बेसिन समिट का मेजबान आप देख पाएंगे यहां पे, समिट ऑफ द 3 बेसिन। ठीक है, और कौन है मेजबान? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कॉन्गो में की जा रही है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर। ठीक है, और इसके डिटेल है। एक्चुअल में ये 3 जो समिट ऑफ द 3 बेसिन्स के हैं, 3 बेसिन में नाम दिया गया अमेजन, कॉन्गो और बोर्निया मेकोंग का। ठीक है, कॉन्गो में की जा रही है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर, और अमेजन, कॉन्गो और बोर्निया मेकांग एंड साउथ जो एशिया है के दक्षिण शासन को मजबूत करने के लिए कॉन्गो गणराज्य में यह मीटिंग हो रही है। इसका मुख्य उद्देश्य जो वन क्षेत्र है, जो बेसिन एरिया है, उनमें आने वाली चुनौतियों से निपटना इसका मेन मोटिव रहेगा। क्योंकि देखो, ये क्षेत्र जो आप देखते हैं ये सारे एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना भाई, तो यहां पे बड़ी समस्या है इस चीज के लिए। तो पर्यावरण और वन के रिगार्डिंग भी मीटिंग का मूल उद्देश्य रहेगा। नेक्स्ट, लास्ट सवाल, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023। आप देख पाएंगे कौन सी संस्था है जिसने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया। आंसर होगा OECD। ये जारी किया है OECD। ठीक है भाई,
आप इसको देख पाए यहां पे इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2000 यहां पे 17 दिखाया गया है, बट एक्चुअल में यहां पे 2023 आएगा। ठीक है भाई, ये लगातार होता है मीटिंग, ठीक है, और ये की जा रही है OECD द्वारा, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 OECD के द्वारा यहां पे की गई। ठीक है, इसके बारे में कुछ डिटेल यहां पे रखी मैंने। हाल ही में OECD द्वारा इसको लॉन्च किया था, इंटरनल माइग्रेशन आउटलुक। माइग्रेशन तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, जो इससे पता चलता है कि भारतीय जो OECD देशों में प्रवास के मामले में प्रमुख हैं, विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के मामले में सूची में शीर्ष पर है। मतलब लगातार ये दिखाया जा रहा है कि भारत से काफी बड़ी मात्रा में लोग माइग्रेट कर रहे हैं और अलग अलग देशों की नागरिकता ले रहे हैं। ठीक है, यह है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो आई होप बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अच्छे से इसको तैयारी कीजिए, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, गुड लक बच्चों, बाय। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.